Hello students, today we will read the chapter 3rd Rural Life and Society in History. I hope you have to complete your previous work. So today we will explain the chapter Rural Life and Society. Rural life and society means ग्रामीण जीवन और समाज. In this chapter these points are important. British agrarian policies, permanent settlement 1793, Ryotwari system, Malwari system, commercialization of agriculture, Indigo rebellion. तो इस चैप्टर में इस पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन किया गया है. जो ये आपका पूरा चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है. ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज मीन्स ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियाँ. परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था जो कि 1793 में स्टार्ट हुई थी. थर्ड पॉइंट है आपका रयतवाड़ी सिस्टम, रयतवाड़ी व्यवस्था. फिर मालवारी सिस्टम. उसके बाद है आपका कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का व्यवसायीकरण. और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, इंडिगो रेबेलियन यानी नील क्रांति. देन योर चैप्टर स्टार्ट ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज़. आपका चैप्टर किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज़ से यानी ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ. तो भू राजस्व नीतियाँ यानी अंग्रेज़ों ने किस तरह इंडिया पर राज्य करके किस तरह किसानों का शोषण किया, इस बारे में इसमें बताया गया है. भारत पर द इंग्लिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया ब्रॉट मैनी फंडामेंटल चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल. द इंग्लिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया यानी अंग्रेज़ों का जो भारत पर प्रभुत्व था उसने इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल यानी लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बहुत अधिक मौलिक परिवर्तन किए. द colonial policies also pursued by the English in the economic sphere brought about widespread changes in the field of land revenue system, agriculture, trade and industry. औपनिवेशिक नीतियाँ, जो अंग्रेज़ों द्वारा औपनिवेशिक नीतियाँ अपनाई गई थी उससे भू राजस्व व्यवस्था, कृषि व्यापार और उद्योग में काफ़ी परिवर्तन आए. द मेन पॉइंट्स ऑफ दीज पॉलिसीज़ वाज टू इंक्रीज द कंपनीज प्रॉफिट एंड टू एक्सप्लॉयट द इंडियन पीपल. इन नीतियों ने कंपनी ने अपना लाभ बढ़ाना चाहती थी और भारतीयों का शोषण करना चाहती थी. इनका मेन उद्देश्य ये था इन नीतियों का. दे ट्रीटेड इंडिया एज ए मेयर कॉलोनी to be subordinated to the requirements of the British. उन्होंने भारत को एकमात्र उपनिवेश माना. किस लिए माना, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अधीन करने के लिए उन्होंने भारत को एकमात्र उपनिवेश माना. वे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते थे और भारतीयों को एक मोहरे की तरह यूज़ करना चाहते थे. कॉमर्शियल पॉलिसीज लेड टू द कंप्लीट ruin ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. जो उनकी व्यावसायिक नीतियाँ थी उन्होंने औद्योगिकरण को, जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री क्या है, हथकरघा उद्योग जिसमें हाथ से अधिक कार्य किए जाते हैं, उसको कम्प्लीटली र्यून यानी पूरी तरह नष्ट कर दिया. मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ वर नॉट अलाउड टू बी शट अप एंड इंडिया लैग बिहाइंड इन हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इस तरह जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी, जो बाद में उद्योग स्टार्ट किए गए, वर नॉट अलाउड टू बी सेट अप एंड इंडिया लैग बिहाइंड यानी भारत को पीछे छोड़ देना चाहते थे. ओवरऑल इट लेफ्ट इंडिया अंडर डेवलप्ड एंड बैकवर्ड. इसका पूरा थीम ये है कि जो अंग्रेज़ थे वो अपनी नीतियों के द्वारा भारत को बहुत ही पिछड़ा और अविकसित देश बनाकर छोड़ना चाहते थे.
बट द फार्मर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स वर ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉयटेड बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। यानी जो फार्मर्स थे, किसान, और जो जमींदार थे, वे एक्सप्लॉयट यानी उनका शोषण हुआ। किसके द्वारा हुआ? बाय द कंपनी ऑफिशियल्स, जो कंपनी के अधिकारी थे उनके द्वारा उनका शोषण हुआ। ग्रेजुअली द कंपनी चेंज्ड इट्स पॉलिसी एंड डायरेक्टली रिक्रूटेड रेवेन्यू कलेक्टर्स। कंपनी ने अपनी पॉलिसी को चेंज करने के लिए डायरेक्टली जो रेवेन्यू कलेक्टर क्या हैं, जो राजस्व को इकट्ठा करते थे, और पुलिस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, इनकी नई जो भर्ती होती है वो सीधी भर्ती किया। द आउटसाइडर्स इंटरफेयरिंग इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पंचायत्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। तो जो बाहर से आए हुए लोग, जो इनकी सीधी भर्ती हुई, वो क्या करते थे कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो ग्रामीण प्रशासन था और पंचायत, उनका इम्पोर्टेंस को ख़त्म करना चाहते थे। वे उनके काम में दखलंदाजी करते थे। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड एज ए फिक्स्ड अमाउंट विदाउट टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन इन कंसिडरेशन। राजस्व जो है वो उनसे फिक्स्ड अमाउंट इकट्ठा करते थे विदाउट टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस इन कंसिडरेशन। ये बिना देखे हुए कि उत्पादन कितनी क्वांटिटी, उत्पादन की मात्रा को बिना देखे हुए वो एक फिक्स्ड अमाउंट कर देते थे कि आपको इतना ही राजस्व जमा करना है। सिंस द पीसेंट्स हैड पे द रेवेन्यू इन कैश, क्योंकि जो किसान थे, पीसेंट मीन्स किसान होता है, किसान जो हैं वो राजस्व कैश में जमा करते थे। दे वर फोर्स्ड रेज दोज रोप्स विच कुड बी सोल्ड इन मार्केट। कुल मिलाकर जो है, जो किसान थे वो जो अपनी फसल थी वो उठाने के लिए मजबूर थे। वुड बी सोल्ड इन मार्केट, जो कि वो मार्केट में बेच सकते थे। एज ए रिजल्ट द विलेज लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल। इसका परिणाम क्या हुआ कि विलेज, जो गांव थे, उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता खो दी। किसके अंतर्गत? अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। आफ्टर विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ बक्सर द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड आल्सो इंक्रीज्ड एंड लैंड रेवेन्यू बिकेम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कंपनीज इनकम। बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसको जीतने के बाद द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड, जो राजस्व का अमाउंट था वो बढ़ा दिया गया था। एंड लैंड रेवेन्यू बिकेम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कंपनीज इनकम, यानी भू राजस्व से जो अमाउंट वो इकट्ठा करते थे वो कंपनी की इनकम बन गई थी, उसकी आय बन गई थी। नाउ द इंग्लिश एंगेज themselves in evolving a theory that could legitimize the practice of economic exploitation of the Indian peasantry। और ये सब करने के बाद जो अंग्रेज इन भारतीय किसानों का शोषण कर रहे थे उसको वो एक विधि के रूप में, उसको सिद्धांत बनाना चाहते थे। दे इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट विच अफेक्टेड द ग्रेट डील। और इसी तरह जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन बंगाल प्रेसिडेंसी। जमींदारी सिस्टम शुरू हुई इन बंगाल प्रेसिडेंसी में। द फर्स्ट ग्रेट ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्विजिशन, स्थायी अधिग्रहण के रूप में इसकी शुरुआत हुई। रेतवाड़ी सिस्टम वॉज प्रमोटेड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ एंड वेस्ट इंडिया। जो रेतवाड़ी सिस्टम थी, व्यवस्था थी, वो पार्ट्स ऑफ साउथ एंड वेस्ट इंडिया, दक्षिण और पश्चिम भारत में के बड़े भागों में प्रमोट हुई, यानी बढ़ाई गई। इन द लेटर, उसके बाद पंजाब के और नॉर्थ वेस्ट के प्रांतों में, फाइनली अवध में, ए सिस्टम ऑफ मालवारी सेटलमेंट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एक व्यवस्था और शुरू हुई, वो कौन सी थी? मालवारी सेटलमेंट। उसके बाद आपका है परमानेंट सेटलमेंट 1793। द परमानेंट सेटलमेंट और द जमींदारी बंदोबस्त वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉर्नवालिस इन बंगाल इन 1793। जो परमानेंट सेटलमेंट, ये स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था है, वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा।
कहाँ शुरू हुई थी? बंगाल में इन 1793। और कब शुरू हुई थी? 1793 में। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसने शुरू किया, कहाँ शुरू हुई और कब शुरू हुई। To ensure a regular income, the company decided to introduce this system. It had two main features. Under this, Jamindar was made a landlord of the entire land from which till now he had only collected taxes. इसमें क्या किया जाता था? लैंडलॉर्ड से जो है उनके एंटायर लैंड, उनका जो उनकी पूरी ज़मीन थी उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता था। फ्रॉम अ टैक्स कलेक्टर दैट ही वॉज अर्लियर ही नाउ बिकम अ हेरिडिटरी लैंड ऑनर। और जो टैक्स कलेक्टर है वो लगभग लैंड का ऑनर समझता था अपने को। दिस मीन दैट सडनली ही बिकम द ऑनर ऑफ ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। द कल्टिवेटर देन बिकम हिज टेनेंट एंड लॉस्ट हिज राइट। और इस तरह जिसकी ज़मीन रहती थी वह अपना अधिकार खो देता था। सेकेंडली, द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज आल्सो परमानेंटली फिक्स्ड। और दूसरे रूप में जो अमाउंट था, भू राजस्व की जो राशि थी वो परमानेंट फिक्स हो जाती थी। इस तरह इस व्यवस्था में जमींदार जो है वो टैक्स फिक्स कर देते थे हमेशा के लिए। और द टेनेंट्स वर लेफ्ट टू हिज मर्सी, बट द जमींदार हिमसेल्फ हैड टू पे वेरी हाई ड्यूज एंड हैड टू पे ऑन टाइम इवन इफ क्रॉप फेल्ड। यानी फसल हो ना हो वो राजस्व जमींदारों को जमा करनी होती थी। मैनी जमींदार्स लॉस्ट देयर लैंड्स वर रिप्लेस्ड बाय न्यू एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। बहुत से ऐसे ज़मींदार थे जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी और जो अनुपस्थित ज़मींदार थे उनमें रिप्लेसमेंट हो गई थी, वो उनकी जगह उन्होंने ले ली थी। By 1853, nearly half to the landed property has been transferred from the old जमींदार्स। और अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टी थी वो किसको ट्रांसफ़र कर दी थी? पुराने ज़मींदारों को। इस तरह इस सिस्टम में जमींदार जो थे वो एज ए गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करते थे। गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व को कलेक्ट कर रहे थे। अ जमींदार वॉज रिक्वायर्ड टू पे अबाउट 89%। जमींदार से रिक्वायर्ड की जाती थी कि वे 89% जो है राजस्व जमा करें और 11% विद हिमसेल्फ फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए 11% रख लें। द ब्रिटिश डिड नॉट गेट बेनिफिट एक्सटेंशन ऑफ कल्टिवेशन। तो इस तरह जमींदारी प्रथा के द्वारा अंग्रेज़ों ने भू राजस्व की नीति अपनाकर जमींदारों का भी शोषण किया और किसानों का भी शोषण किया। उसके बाद है आपका रेतवाड़ी सिस्टम। अब रेतवाड़ी सिस्टम जो है, रेतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी बाय थॉमस मुनरो ड्यूरिंग 1827। अब जैसे आपका जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपका कि कब ये शुरू हुई, किसने शुरू की, कहाँ शुरू की, कब शुरू की। उसी तरह आपका रेतवाड़ी सिस्टम भी है कि रेतवाड़ी सिस्टम जो भू राजस्व की रेतवाड़ी व्यवस्था थी वो कब शुरू हुई थी? 1827 शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। और किसके द्वारा शुरू हुई थी? थॉमस मुनरो के द्वारा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट्स ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। इनकी शुरुआत कहाँ हुई थी? मद्रास के भागों में एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इन दिस सिस्टम द कंपनी मेड अ रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्टली विद द रेट और फार्मर्स। रेट और फार्मर्स यानी फार्मर्स को क्या कहते थे? रेट। इस व्यवस्था में कंपनी ने एक राजस्व व्यवस्था बनाई थी। किसके साथ बनाई थी? किसानों के साथ। द फार्मर वॉज द ऑनर ऑफ द लैंड एज लॉन्ग ही पेड द लैंड रेवेन्यू। किसान तब तक उस ज़मीन के मालिक माने जाते थे जब तक कि वे उसका राजस्व जमा करते थे। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लेकिन इसमें रेवेन्यू राजस्व जो है फिक्स था किसके अकॉर्डिंग? ज़मीन की फर्टिलिटी यानी उत्पादकता के आधार पर।
As a result of these reforms, the land revenue was reduced and land was given a saleable value. और इस तरह उनकी जो विक्रय मूल्य था वह बढ़ जाता था. एंड लैंड रेवेन्यू वॉज रिड्यूस्ड, और भू राजस्व में कमी कर दी जाती थी. द मनी लेंडर्स बिगेन टू साइज द लैंड्स ऑफ देयर फार्मर डेप्टर्स एंड आइदर एविक्टेड फ्रॉम देम, रिड्यूस देम टेनेंट्स. द रेत हैड टू पे रेवेन्यू इवन व्हेन हिज प्रोड्यूस वर पार्शली. तो इस तरह रेतवाड़ी सिस्टम आपकी जमींदारी सिस्टम में था कि अगर क्वांटिटी कुछ भी हो उतनी फिक्स थी कि भू राजस्व उतना जमा ही करना होता था. लेकिन रेतवाड़ी सिस्टम में जो है वो क्या था कि सॉइल यानी ज़मीन की उत्पादकता के आधार पर राजस्व फिक्स किया जाता था. फिर आगे बढ़िए मालवारी सिस्टम की तरफ. तो मालवारी सिस्टम क्या था? मालवारी सिस्टम जो था, मालवारी व्यवस्था थी, वो इंट्रोड्यूस हुई थी कहाँ? शुरुआत की गई थी उसकी पंजाब में. पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया द रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज मेड फॉर द इंटायर महल और स्टेट और विलेज. यानी मारवाड़ी सिस्टम जो है, राजस्व व्यवस्था जो थी वो शुरू हुई थी इंटायर महल और स्टेट और विलेज में. द लैंड इन द these villages belong to the village community which was jointly responsible for the payment of land revenue. इसमें जो these गाँव belong, जो इसमें जो गांव इससे जुड़े हुए थे, to the village community which was jointly responsible, वे दोनों ही उत्तरदायी थे भू राजस्व के लिए. द फॉरेस्ट एंड पास्चर आल्सो बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी. जो जंगल और चरागाह ऐसे थे वो भी जो है विलेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. इस तरह इस सिस्टम में हेड्स ऑफ फैमिलीज कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड एज कलेक्टिव ऑनर्स ऑफ द स्टेट. जो फैमिली के हेड थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और किसको पेड करते थे? पेड कैसे करते थे? एज ए कलेक्टिव ऑनर्स ऑफ द स्टेट. कलेक्टिव ऑनर्स मतलब कि जो है मालिक, जिस तरह उस भू राजस्व को इकट्ठा करके वो उसे पे करते थे. द रेवेन्यू द लैंड रेवेन्यू कुड बी रिवाइज्ड पीरियडिकली. और जैसे जैसे उसका समय आता था उसको उस चीज़ को समय के अनुसार दोहराते थे. फिर इम्पैक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़ा? द परमानेंट सिस्टम हैड फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. स्थायी बंदोबस्त का जो प्रभाव पड़ा वो अर्थव्यवस्था पर पड़ा. ऑल द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वर ऑप्रेसिव टू द कल्टिवेटर्स. सारी व्यवस्थाओं ने जो है कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व को इकट्ठा करने की जो सारी व्यवस्थाएं थीं उससे उत्पादकता प्रभावित थी. इन फैक्ट दे एडेड टू देयर माइजरी. परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु ruined द peasantry. जो स्थायी बंदोबस्त था उसने एक क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड हु ruined द peasantry क्या क्रिएट किया था? एक ऐसे ज़मींदारों को जो किसानों को नष्ट कर रहे थे. उनकी उत्पादकता को बिना ध्यान रखते हुए ही उनसे भू राजस्व इकट्ठा कर लिया जाता था. तो इससे क्या होता था? किसानों का शोषण होता था. It also provided financial security to the zamindars. Many of the wastelands and forests became cultivable. It also provided financial security. इससे कुछ फ़ायदे भी होते थे. फाइनेंशियल सिक्योरिटी जमींदार्स को मिलती थी तो इससे बहुत सारे वेस्टलैंड, जो खराब भूमि थी और जंगल थे, वो कृषि योग्य हो जाते थे. द जमींदार्स टुक नो इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड. दे merely became absentee landlords. जो जमींदार थे टुक नो इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, वो लैंड के यानी भूमि की उत्पादकता के विकास में इंटरेस्ट नहीं रखते थे. दे merely became absentee landlords. वो किससे खुश रहते थे? एब्सेंटी, जो अनुपस्थित जमींदार रहते थे. लैंडलॉर्ड्स लिविंग इन कलकत्ता और फॉर वे टाउन्स. फॉर एग्ज़ाम्पल लैंडलॉर्ड जमींदार जो हैं वो कलकत्ता में या कस्बे से दूर रह रहे हैं
thriving on the income derived from the poor farmers। तो वो जो गरीब किसान थे उनकी इनकम से संपन्न हो जाते थे। फिर आपका पॉइंट है द पोजीशन ऑफ द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द सॉइल वर्सन एज दे कुड बी एविक्टेड बाय द जमींदार्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। जो एक्चुअल कल्टिवेटर की व्यवस्था की स्थिति थी, तो सॉइल जो है, जो मिट्टी है, एज दे कुड बी एविक्टेड बाय द जमींदार्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़। जमींदार जो हैं वो जो भू राजस्व की पेमेंट थी उसको ड्यू नहीं रखते थे। इन द लॉन्ग रन दिस सेटलमेंट बेनिफिटेड द लैंडलॉर्ड्स मोर दैन द गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन। द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द पीसेंट्स वेंट अप द अमाउंट। तो इस तरह ये सारी व्यवस्थाएं, जो स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट है, मालवाड़ी सिस्टम, रेतवाड़ी सिस्टम, इस तरह इन्होंने भूमि राजस्व पर प्रभाव दिखाया। फिर है आपका कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का व्यवसायीकरण। द ब्रिटिश नॉट ओनली चेंज द एक्सिस्टेंट लैंड सिस्टम ऑफ द कंट्री बट आल्सो चेंज द नेचर एंड पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। ब्रिटिश जो है ओनली चेंज द, भारत की भूमि व्यवस्था को केवल चेंज ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि बट आल्सो चेंज द नेचर एंड पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पत्ति है उसकी प्रकृति और पैटर्न, उसका जो पैटर्न है उसको भी चेंज करना चाहते थे। अर्लियर द विलेज प्रोडक्शन वॉज मीन टू फुलफिल विलेज नीड्स बट द ब्रिटिश रिप्लेस इट बाय द नीड्स ऑफ द मार्केट। जो गांव में प्रोडक्शन होता था वो उस आधार पर होता था कि गांव वालों की क्या आवश्यकता है, लेकिन ब्रिटिश रिप्लेस्ड इट। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि मार्केट के आधार पर प्रोडक्शन किया जाए। अंडर दिस सिस्टम एग्रीकल्चर इज़ गवर्न बाय कॉमर्शियल कंसिडरेशन। तो इस तरह जो कृषि थी उसको व्यवसायीकरण के आधार पर गवर्न करना चाहते थे। कौन करना चाहते थे? ब्रिटिश। इस तरह ये रिज़ल्ट ये हुआ इसका कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। द डिमांड फॉर क्रॉप्स, किसकी फसल की डिमांड थी? सच शुगर केन, ऑयल शीट्स, टी, कॉफ़ी, पेपर, शुगर, कॉटन, जूट, रबर, ओपियम एंड इंडिगो इंक्रीज्ड। इन सब बढ़ाने की डिमांड चल रही थी। These crops were widely used in the British manufacturing industries and hence the company encouraged their cultivation. The officials of the company forced the peasants to sow cash in their fields. तो जो कंपनी थी वो जो किसानों को फोर्स करती थी कि वो उन्हीं फसलों को उत्पादित करे जिससे उनको अधिक कैश मिलता हो। The British imported large quantities of tea from China. ब्रिटिश जो है चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में चाय का आयात करती थी and had to pay for it in silver as Chinese did not want Western goods. But soon they came up with a plan of smuggling and selling opium in China. लेकिन वो किस प्लान के साथ? स्मगलिंग के प्लान और ओपियम बेचने, चाइना में ओपियम बेचने के हिसाब से ये प्लान बनाती थी। आफ्टर 1765 द कंपनी अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर्स। 1765 के बाद कंपनी ने कुछ कॉन्टेस्टेड ठेकेदार जो हैं वो अपॉइंट कर दिए थे। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ओपियम इन बंगाल एंड फिक्स्ड इस प्राइस, और उसका प्राइस भी फिक्स कर दिए थे। This price was as low as possible to yield a large profit. ये प्राइस कैसा था? बहुत ही कम था, जितना संभव हो सकता था उतना कम किया गया था। ये आपका हो गया एग्रीकल्चर यानी कृषि का व्यवसायीकरण। फिर आपका लास्ट क्या है? इंडिगो। इंडिगो क्या है? इंडिगो एक नेचुरल डाई है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नील है जिससे क्लोथ मैन्युफैक्चर्स टू डाई क्लोथ सिंस द कलर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिगो इन रिच एंड ब्राइट वेयर्स।
ये कपड़ों में ब्राइटनेस लाने के लिए यूज़ किया जाता है। वाइट कपड़े में आप लोग भी यूज़ करते होंगे। तो ये जो सिंस द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड वाज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग इंडिगो, इंग्लैंड में इसकी जो जलवायु है सुटेबल नहीं थी। इट इम्पोर्टेड इंडिगो फ्रॉम द अदर प्लेसेस, ये अलग जगह से इसका आयात किया जाता था। पर्टिकुलरली द वेस्ट इंडीज़ एंड नॉर्थ अमेरिका, पर्टिकुलरली कहाँ से आया जाता था? वेस्ट इंडिया, पश्चिम भारत एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका से। हाउएवर द कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन इन दीज रीजन्स ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जब कभी जो इंडिगो का प्लांटेशन हुआ था वो कब हुआ था? 18th सेंचुरी के दौरान। तो ये इंडिगो, ये पूरा आपका इंडिगो की खेती के बारे में बताया गया है कि कब स्टार्ट हुई, किस किस के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इंडिगो की खेती के बाद आपका आया इंडिगो रिबेलियन, यानी नील क्रांति, जो आपके चैप्टर का अंतिम बिंदु है। कल्टिवेटर हु वर इनिशियली टेम्प्टेड by the loans and soon realized the harshness of the system. They worked hard and the price they got from the planter was very low. तो क्रांति क्यों आई? जबकि उत्पादन के लिए इन्होंने वर्क बहुत अधिक किया, लेकिन उसकी कीमत बहुत ही कम मिली। Another, the cycle of loans never ended. और लोन का जो क्रम था वो कभी कम नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। Thirdly and more importantly, इंडिगो had deep roots. तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि जो नील है उसने बहुत गहरी जड़ें जमा रखी थी। It exhausted the soil rapidly. As a result, after an indigo harvest, rice could not be sown on that land. जिसका परिणाम ये हुआ कि नील जो है वो उस लैंड पर कभी उगाई नहीं जा सकती थी। The Indigo Rebellion of 1859-60 was a powerful cultivator protest in Bengal. Indigo Rebellion कब हुई? 1859 to 60 was a powerful cultivator protest in Bengal. कहाँ पर हुई? बंगाल में। It was a program of non-cooperation with the planters. ये योजना क्यों हुई? क्योंकि जो खेती कर रहे थे उनमें आपस में सहयोग नहीं था, सपोर्ट नहीं था। This revolt elicited much support from the press. The newspapers described the atrocities. शिशिर कुमार घोष, the founder editor of Amrita Bazar पत्रिका, devoted himself to organize the indigo cultivators. जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया, जिसमें मेन थे शिशिर कुमार घोष, फाउंडर एडिटर कहाँ के थे? अमृता बाजार पत्रिका के, जिन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया। द रिवोल्ट आल्सो इंस्पायर्ड अ प्ले राइट टू प्रोड्यूस द मोस्ट पॉपुलर प्ले ऑफ द टाइम, नील दर्पण, विच इज़ टर्न कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू द नेशनल मूवमेंट इन बंगाल। इस बंगाल में जो एक पत्रिका थी नील दर्पण, उसने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। तो इस तरह ये नील क्रांति जो है कब स्टार्ट हुई थी? 1859 to 60। और कब हुई, कहाँ हुई थी? बंगाल में। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन हाउएवर कंटिन्यूड। महात्मा गांधी विजिटेड द चंपारण टू सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स। महात्मा गांधी ने चंपारण में इसका विजिट भी किया था। हिज विजिट मार्क द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो उनका विजिट जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था स्टार्ट? इंडिगो प्लांटर्स, जो नील की खेती करते थे उनके विरुद्ध। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया।